मिर्जापुर में ट्रेन की चपेट में आने से 6 महिलाओं की मौत। कार्तिक स्नान के लिए गंगा घाट जा रही थी। चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करते समय हादसा। सीतापुर में तहसीलदार का ऑपरेशन बुलडोजर। घंटा घर से जामा मस्जिद रोड पर मचा हड़कंप। अवैध नालों पर अतिक्रमण ढाया। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका में बड़ा उलटफेर। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद पद से बर्खास्त। एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर कार्रवाई। बिजनौर में 8 माह की गर्भवती पत्नी को ग्राम प्रधान ने दिया तलाक की दूसरी शादी। रुकवाने पहुंची गर्भवती महिला ने पति और अन्य ससुराल वालों पर मारपीट का लगाया आरोप। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के मिर्जापुर में बुधवार को कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कई श्रद्धालु की कटकर मौत हो गई। रेलवे ने 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि की है। मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई लोग जख्मी हैं। घटना के बाद स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। 54 से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। भीड़ होने की वजह से कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर न उतरकर दूसरी तरफ ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ रही थी। यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले ही 7 से 8 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं थी। रेलवे अफसरों ने बताया कि कालका एक्सप्रेस का चुनार में स्टॉपेज नहीं है, इस वजह से स्पीड तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का वक्त ही नहीं मिला। जब ट्रेन गुजर रही थी तब ट्रैक पर लाशें बिखरी नजर आई। कार्तिक पूर्णिमा के चलते स्टेशन पर भीड़ थी। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म से ट्रेन को धीमी स्पीड में नहीं गुजारा गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी की शिनाख्त हो चुकी है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। ज्यादातर महिलाएं समूह में गंगा स्नान के लिए जा रही थी। हादसे के बाद रेलवे के सीनियर अफसर्स मौके पर रवाना हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। उन्नाव में मत्स्य पालन मंत्री और निर्बल भारतीय शोषित हमारा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी, सपा या बसपा कुछ भी बोले उसका उल्टा ही होता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि यह दल हमेशा दूसरों को उखाड़ने की बात करते हैं लेकिन अंत में खुद ही उखड़ जाते हैं। मंत्री संजय निषाद ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निषाद समाज की मांग अनुसूचित जाति में शामिल होने की नहीं बल्कि पहले से स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी होने की है। उन्होंने जोर दिया कि उनकी मांगे हमेशा संविधान की मर्यादा में रहकर उठाई गई हैं। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका में बड़ा हड़कंप मच गया। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें विकास कार्यों में अनियमितता, सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप साबित हुए हैं। तत्कालीन डीएम अजय द्विवेदी की जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई। मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चेयरमैन पर कार्रवाई स्वागत योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल ईओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में नगरपालिका में विकास के नाम पर हुई कथित करोड़ों के घोटाले और अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मेरा है कि नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत जो अभी ये भ्रष्टाचार हुआ है,
2 वर्षों का मेरा असल में संघर्ष है और मैं जिला अधिकारी जनपद श्रावस्ती से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक मैंने असल में पत्राचार किया, जिस पर शासन ने महामहिम राज्यपाल ने जांच की, संतुष्टि असल में करते हुए, पुष्टि असल में करते हुए भ्रष्टाचार की। उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष को असल में भ्रष्टाचार किया हुआ है। लेकिन इस पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भिनगा जो ये भी असल में जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई असल में कब तक होगी? ये प्रशासन की कहीं ना कहीं चाल है जो ईओ को बचाया गया है, इसलिए कि अध्यक्ष और ईओ एक दोनों पहलू हैं। और ये जांच जो हुई है एक तरीके से देखा जाए, एक पक्षीय जांच करा के हुआ है, उसमें ईओ भी होना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं जिक्र आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि डूडा में अभी 5-6 करोड़ का काम हुआ है, जो अर्जी जेल ला करके नियुक्त करके उसको काम को इधर उधर करके। तो राज्यपाल के आदेश पर बर्खास्त यहां किया गया है। इसी के साथ श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका में बड़ा हड़कंप मच गया है। राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप यहां पर साबित हुए हैं। तत्कालीन डीएम अजय द्विवेदी की जांच रिपोर्ट में शिकायतें सही पाई गई। मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चेयरमैन पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल ईओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले ने नगरपालिका में विकास के नाम पर हुए कथित घोटाले के करोड़ों के घोटाले जो हुए हैं, अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्यपाल के आदेश पर चेयरमैन इरफान अहमद को पद से बर्खास्त कर दिया गया है और लगातार यहां पर ईओ को भी बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, उन पर कई आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती नगर पालिका का मामला है और मामला चूंकि इतना बड़ा था, लेकिन लापरवाही में कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डाले रखा गया। और जो लोक शक्ति पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जांच की थी। तत्कालीन डीएम जो अजय द्विवेदी हैं, इनकी रिपोर्ट में जो शिकायतें हैं वो सही पाई गई। तो सही पाई गई तो इसमें राज्यपाल तक मामला पहुंचा और राज्यपाल के आदेश पर जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ईओ हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर के सवाल है। और श्रावस्ती के अध्यक्ष हैं इरफान अहमद, उनको राज्यपाल के आदेश पर जब बर्खास्त कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है उनकी जो पावर है, जो उनकी निविदाएं हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो अधिशासी अधिकारी है फिलहाल उनके हाथ में चार्ज रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बिना अधिशासी अधिकारी के, बिना सरकारी कर्मचारी के, क्या ईओ के बिना क्या इस बात की सहमति थी कि भ्रष्टाचार हो सकता था? इस बात की सहमति देखिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब आदेश हुआ है राज्यपाल का, तो उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए इनको फिलहाल इनके पावर को सीज कर दिया गया है। और अब वहां पर हो सकता हो दोबारा चुनाव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसके साथ साथ में जो सरकारी कर्मचारी, उन पर भी जांच गिरनी चाहिए थी, उन पर भी जांच होने चाहिए थी। फिलहाल डीएम की रिपोर्ट में राज्यपाल ने संतुष्टि देकर के गोंडा के जो श्रावस्ती के चेयरमैन इरफान अहमद, इनकी पावर को सीज कर दिया है, मैं यूं कह सकते हैं बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल। तो इरफान अहमद की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनको पद से यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, तो किसी का पद यहाँ पर छीन लिया जाता है तो वो यहाँ पर एकदम से यहाँ पद छीना गया है, तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या कुछ रोष यहाँ पर उनका देखने को मिल सकता है? नहीं, अभी देखिए जो प्रेजेंट के चेयरमैन थे, मैं तत्कालीन, उनका तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है उनका ये रिएक्शन आया। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जो भ्रष्टाचार की परतें थी वो कई सालों से लगातार चल रही थी
और जिसमें शिकायतें भी की गई थी। हालांकि जो डीएम है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करते तो ये जांच जिला स्तर पर ही लटक जाती। अब चूंकि डीएम ने वहां पर ईमानदारी से काम किया है तो ये मामला राज्यपाल तक पहुंचा है और जाहिर सी बात है कि जिलाधिकारी के आदेश पर ही राज्यपाल ने संस्तुति दी है और संस्तुति देने के बाद इनके पावर को सीज कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि पूर्व चेयरमैन के साथ साथ जिन्होंने शिकायत की थी उन दोनों का ये आरोप है कि अभी तक जो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे भ्रष्टाचार के समय, जो सरकारी कर्मचारी थे, उन पर भी जांच गिरनी चाहिए, उन पर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं। तो क्या ईओ को बचाया जा रहा है या ऊपर से कोई ऑर्डर है इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? और इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से अनियमितता थी, सरकारी धन का किस प्रकार से इरफान यहाँ पर दुरुपयोग कर रहे थे? नहीं, देखिए, ज्यादातर नगर पालिका, नगर पंचायतों में निविदा को लेकर के भ्रष्टाचार सामने आता है कि जहां 10 रुपए की चीज को आज से अधिक दामों में दिखाया जाता है कि जो शुल्क मार्केट रेट में होता है उससे कहीं ज्यादा अत्यधिक शुल्क में दिखाया जाता है। उसके बाद जो बिलिंग होती है वो जेई द्वारा कहीं ना कहीं होती है। तो इसमें जेई से लेकर के जल निगम के जेई हो या विद्युत विभाग के जेई हो या निविदा को लेकर के सबसे ज्यादा करप्शन ज्यादातर इसी में होता है। और वो अक्सर देखने में ये बात आई है कि जो नगर पालिका के या नगर पंचायतों के जो करप्शन है वो कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विद्युत की लाइटों को लेकर के ज्यादातर होते हैं और टेंडर होने के बाद भी कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती है जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं गोपनीय इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए तो समस्त नगर पंचायतों में एक नहीं कई ज्यादा घोटाले सामने आए। जी बिल्कुल, तो इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। अगर पद से यहाँ बर्खास्त किया गया है, धन का दुरुपयोग किया गया है, कार्यों में अनियमितता भी पाई गई है, तो धन यहाँ ना जाके, कामों में ना लगे, अपने काम के लिए जाता था, तो उस संपत्ति की जांच भी यहाँ पर एक विषय हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, अभी राज्यपाल के आदेश पर इनके पावर को सीज किया गया है, इनको बर्खास्त किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनको जनता ने चुना था, तो चुना होगा तो जाहिर सी बात है इन्होंने वादे किए होंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठने के बाद जो भ्रष्टाचार में यानी जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाई है, जो घोटाले किए हैं, जिन्होंने जो घपला किया है, जो भी गड़बड़ की है, उसकी भी जांच चल रही है। फिलहाल तो अभी राज्यपाल के आदेश से इनको सस्पेंड किया गया है। अब ये जांच मुझे लगता है कि जिला स्तर पर होगी। इसमें जो भी अवैध संपत्ति आती है तो मुझे लगता है जो भी कर्मचारी है, जो भी उसमें शामिल होंगे, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात AK-47 और रेड गैंग पर शिकंजा कसते हुए 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बाल अपराधी पुलिस अभिरक्षा में हैं। एसओ अरुण सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई हुई है, जिससे पहले जेल गए 8 सदस्यों समेत अब तक गैंग के 21 लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये गैंग इलाके में वसूली, दबंगई और मारपीट जैसी घटनाओं में शामिल था। छठ पूजा के दिन अकट हवा गांव में गैंग के हमलावरों ने 2 छात्रों को पीटा और फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने हत्या की कोशिश, बलवा और अन्य मामलों में 15 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि लगातार निगरानी के बाद कार्रवाई की गई है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है, जिससे अब पीपीगंज और आसपास के इलाकों में शांति लौट आई है। कुछ दिनों पहले एक प्रकरण सामने आया था जिसमें AK-47 नामक एक गैंग द्वारा काफ़ी लोगों को परेशान किया गया, तो मारपीट की गई थी। इसमें कल तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। उसी क्रम में 3 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सनी कनौजिया, बाल किशोर एवं सचिन यादव है। तो इस प्रकार टोटल अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, सुनिश्चित कर रही है कोई भी ऐसा गैंग मेंबर जो इस गैंग से अपने को जुड़ा मानता था वो नहीं छूटेगा और हम सुनिश्चित करेंगे इनके सक्सेस। खबर बागपत से है, जहां भाकियू के NCR महासचिव प्रदीप धामा की पत्नी को मंगलवार को रात 5 बजे सांप ने ढस लिया। उनकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि महिला की एंटी स्नैक वेनम की ओवरडोज देने से जान गई है। महिला का शव घंटों अस्पताल में रखा रहा। पंचनामा कार्रवाई करने आई पुलिस को संगठन के नेताओं ने वापस लौटा दिया। उनकी मांग है कि मामले की जांच हो। उधर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विक्रांत चौबे का कहना है कि महिला को सांप ने डसा था, जिनकी उपचार के दौरान मौत हुई है। ओवरडोज दवाई देने का आरोप गलत है। मेरी भतीजे की वाइफ को डेथ हो गई। कैसे हुई? काटा तो सांप ने था उसका रात जी 10-9 बजे, फिर यहाँ लेकर आए तो उसका ट्रीटमेंट सही नहीं किया है, ओवरडोज कर दिया जी। जो मैं
खबर बिजनौर से है, जहां बड़ापुर थाना क्षेत्र के गांव इनायतपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान ने अपनी 8 माह की गर्भवती पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। जानकारी के अनुसार जब गर्भवती पत्नी पति की दूसरी शादी रुकवाने पहुंची तो ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने ग्राम प्रधान, पति और अन्य पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर सीतापुर से है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर खिलाफ आर पार की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर तहसीलदार के नेतृत्व में शहर के सबसे व्यस्त घंटा घर से जामा मस्जिद रोड तक बुलडोजर ने अवैध कब्जों को मिनटों में जमींदोज कर दिया है। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने सरकारी नालों पर अतिक्रमण कर जल निकासी बाधित कर रखी थी और सड़कों पर गंदगी फैला रखी थी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि न तो नाला बचेगा और न ही अवैध कब्जा। बुलडोजर ने दुकानों के आगे बने अवैध रैप, सीढ़ियां और शेड यहां पर ढहा दिए हैं, जिसके बाद कुछ कब्जेदारों ने खुद ही कब्जा हटाना शुरू कर दिया और लंबे समय से जाम नालों को मुक्त करवाया गया। खबर गोरखपुर से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गोला कस्बे के पक्के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हजारों लोग सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। गोताखोरों की टीम नदी में तैनात है और नगर पंचायत ने साफ सफाई व रोशनी की विशेष व्यवस्था की है। घाटों पर दूर दूर से आए श्रद्धालु जय जयकार और भक्ति गीतों के बीच धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। स्थानीय मान्यता है कि इस दिन सरयू में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहराइच जिले के फरकपुर क्षेत्र में लखनऊ राजमार्ग पर स्थित मदन कोठी के पास बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक मासूम समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार फरकपुर थाना क्षेत्र में स्थित मदन कोठी के पास सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर भी खाई में पलट गया। घटना में बाइक सवार 2 युवक, एक महिला व 1 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी और इसी के साथ घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। आज सुबह 6 बजे लखनऊ बहराइच मार्ग पर मदन कोठी चौराहे के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रेलर जिस पर गिट्टी लदा हुआ था वो बाराबांकी की साइड से आ रहा था और बाइक सवार जिस पर 4 लोग थे, पति पत्नी और जो महिला थी उसका भाई और एक 2-2.5 साल का बच्चा। ये लोग बहराइच साइड से जा रहे थे। सुबह काफ़ी कोहरा था। जो ट्रेलर चालक है वो उसने बताया कि कोहरा था और सामने से लोग आ रहे थे, आगे बस रहे थे, तो उसने काटने के चक्कर में गाड़ी इसकी अनियंत्रित होकर के राइट साइड में चली गई और जाकर के गड्ढे में गिर गई, जिससे इनकी गाड़ी का टक्कर, बाइक का टक्कर हुआ। मौके पर खबर उन्नाव से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक भगवत नगर का हटिया मेला भी अपने आप भव्य स्वरूप में यहां पर शुरू हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शुक्ला उर्फ रिंकू ने स्थल का निरीक्षण किया। मेले की साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही छोटी मोटी कमियों को मौके पर सुधारने के निर्देश दिए गए। करीब 20 दिनों तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से व्यापारी, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। मेले में लोक संस्कृति, व्यापार और मनोरंजन के साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही स्थानीय कारीगरों के स्टॉल और पारंपरिक झूले लगाए गए हैं। स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अध्यक्ष ने मेले की देखभाल के लिए 2 मेला प्रभारियों की नियुक्ति भी की है। मेरी नगर पंचायत भगवत नगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हटिया मेला का आयोजन होता है। 50 वर्षों से हो रहा है आयोजन।
और इस हटिया मेला के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी नगर पंचायत द्वारा निभाई जाती है। वहाँ की सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाएं सब नगर पंचायत द्वारा आयोजित की जाती हैं। और इस मेले में क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में दर्शन घूमने लोग आते हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं कार्तिक पूर्णिमा की, और सबसे अनुरोध करता हूं कि शांतिपूर्वक ये हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में महाभारत काल से चली आ रही दीपदान परंपरा का निर्वहन मंगलवार को श्रद्धालु की मौजूदगी में हुआ। कार्तिक गंगा स्नान से एक दिन पूर्व चतुर्थी को यहां दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। सूर्यास्त होते ही घाट पर दीपदान का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। इस मौके पर पिंडदान, लौंग, बताशे, बांस की चटाई और दीपक, घी जैसी पूजा सामग्री का प्रयोग हुआ। श्रद्धालुओं ने दियों की रोशनी में गंगा घाट को जगमगाते देखा, जिससे घाट की छटा अद्भुत नजर आई। इस अवसर पर ब्राह्मण मौजूद रहे और घाट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। इस परंपरा की शुरुआत महाभारत के युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा चतुर्दशी को दीपदान से हुई थी। महाभारत काल में कृष्ण जी ने उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। किनकी आत्माओं की शांति के लिए? जो युद्ध में मारे गए थे, उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। ये दीपदान इसलिए किया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया कि महाभारत में जो पांडवों का युद्ध हुआ था, उसमें वो जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। वंदे भारतम।